एक ने 50,000 की लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी ले ली, दूसरे ने 50,000 रुपया पीपीएफ अकाउंट में डाल दिया। उसने भी 50 डाले, उसने भी 50 डाले, उसको 20,50,000 मिला, दूसरे को 50,000 मिला। अगर इनको कुछ हो जाता है तो इनके जो लॉसेस हैं वो आप रिकवर करोगे, वो चीज उसको ठा जाके ले। मैं अपने आप को एक डॉक्टर से कम, एक सीए से कम, एक लॉयर से कम नहीं मानता। आप भी देखते हैं पिक्चरें? हाँ, देखते तो हैं। आपको आपकी धर्मपत्नी में कौन सी एक्ट्रेस नजर आती है? तो हेमा मालिनी के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। नहीं, मैं भी यही सोचती हूँ, जो क्या? चक्षु ने आंसर दिया है। क्या दिया? अमिताभ बच्चन। क्या बात है। तो ये भी मुझे आज अचानक ही पता चला है कि ऐसा ये फील करते हैं। मुझे भी आज तो मुझे भी पता प्राउड चला हो कि रहा है। ऐसा फील करते हैं। आपके लिए अच्छा, आपने कभी बताया नहीं इनको? लेकिन फिर आपने क्यों एसबीआई बैंक, इतना अच्छा बैंक में, बहुत आपने एग्जाम देके वो जॉब मिला होगा आपको। देखो, ये माइंड में क्या आया आपका कि भाई मेरे को छोड़ देना है ये? पंजाब की जो डिविजन्स हैं उनमें मैं पहला एमडीआरटी क्वालिफायर था। अरे एलआईसी एजेंट से मेरी शादी हो रही है तो क्या करियर होगा? क्या आपको था ऐसा कि भाई ये कुछ कर जाएगा क्या? मतलब ऐसा नहीं लगा एलआईसी एजेंट है, एलआईसी एजेंट से क्या शादी करूं, तो डॉक्टर इंजीनियर से शादी करते हैं, ऐसा नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसी क्या एडिशनल चीज आपने देखी अपने पिताजी में जो आपको लगता है कि ये वो चीज है जो इनको कामयाबी तक लेके गई? ये एक डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन। जैसे मैंने आपको कल रात को बताया कि संडे को भी ही गोज टू ऑफिस, तो विच मतलब मैं नहीं जाता, बट ही गोज टू ऑफिस ऑन संडेज आल्सो। शायद वो मेरी एक कमी थी या गलती थी कि जैसे मेरे पास स्कूटर था, मान लो कोई कार वाला आदमी है, कोई बड़ा आदमी है, तो उनके पास जाने के लिए हम हेजिटेट करते थे। कोई आपने कुछ अलग चीज जज की होगी कि ये व्यक्ति जो है इस वजह से बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, आपने क्या जज किया? इस साल के बाद कहाँ पे लाके खड़ा कर देंगी और फिर 5 साल के बाद मैं कहाँ अपने आप को देखना चाहता हूँ, तो ऐसे वो लार्जर पिक्चर लेके चलते हैं और अपने गोल को उस अकॉर्डिंगली मोल्ड करते हैं। तो स्कूटर में काम करते थे और अभी तो हम देख रहे हैं आपका एक बढ़िया सा बंगला है जिसमें हम बैठ के ये इंटरव्यू कर रहे हैं। लेकिन शुरुआती दिनों में इनमें ऐसी कौन सी कमी थी या खराब आदत थी जो आपको ऐसा लगता है कि ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इनमें से निकल गई है, जिसके वजह से ये ग्रो हुए हैं? शुरू से कोई खराबी थी नहीं इनमें? ये हरीश जी आपने ऐसा बोल के रखा है इनको क्या बोलना नहीं कोई खराबी? अब ये इनकी अपनी सोच है जी, मैंने क्या बोलना है। इन शुरुआती दिनों में आपको क्या लगता है कि मैं जब कस्टमर के पास जाता था तो इस तरीके से जो है मैं बातचीत करता था, ये मेरी क्लोजिंग स्ट्रेटेजी थी, लेकिन वो उसमें ये गलती थी? किसी भी बड़े बंदे को मिलने के लिए हमें क्या चाहिए? कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? नॉलेज से। नॉलेज कैसे आएगी? लर्निंग से, ट्रेनिंग से, जो ऑन पेपर कहीं दिखाई नहीं देता। पर्सनली आपके अंदर ये है कि हाँ भाई ये मेरा जो है इस करियर में सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा, ऐसा कोई आप शेयर करना चाहेंगे? वो एमडीआरटी की जो फर्स्ट एमडीआरटी की मेरी अचीवमेंट थी, दैट वाज माय वाओ अचीवमेंट। उसको मैं फील करता हूँ जब भी, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। मेरा अपना पर्सनल ऑफिस है, बहुत बड़ा खूबसूरत ऑफिस है। आप दोनों मिलके ये कंपनी चला रहे हैं फाइनेंशियल एडवाइस, पहले इन्होंने शुरू की, अब आप आ गए। कहीं पे विचारों में कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है आपके? नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, वो बोल रहे हैं ऐसा, आप बोल रहे नहीं वैसा होना चाहिए, उसके बारे में कुछ? क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स अलग हैं, अभी नए ज़माने के प्रोडक्ट्स अलग हैं, कुछ ऐसा होता है विचारों में? वो हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स या हमारी चॉइस पे नहीं है, वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट पे है। इन्होंने आपको सबसे महंगी गिफ्ट क्या लेके दी? वो टॉप मॉडल था होंडा सिटी का उस टाइम का, वो इनको गिफ्ट की थी, शायद ये भूल गए। आप भूल गए इस वक्त? आप भूल गए? आपका गोल क्या है, विजन क्या है, बड़ा विजन क्या बताइए? मेरे ऑफिस में लोगों का, मेरे कस्टमर क्लाइंट का फुटफॉल बढ़े। ओके, कुछ ऐसी चीज जो आपके जिंदगी में कुछ अच्छी ना हुई हो, हरीश जी, इफ यू वांट टू हाईलाइट? 2023 में मैं मार्च के महीने में बीमार हो गया, तो वो मेरा जो पीरियड था वो काफी क्रूशियल पीरियड था। 2-3 दिन पहले ही मुझे किसी का मैसेज आया, आर यू हरीश अरोड़ा's son? तो ये उन्होंने आपके कोई लिए- पॉलिसी करवाई होगी हमसे। आपको किस चीज में प्राउड फील होता है कि ही इज माय हस्बैंड?
आई एम फीलिंग वेरी प्राउड अबाउट इट। लुधियाना में इनका काफी नाम है, इससे मुझे प्राउड फील होता है। आपको क्या लगता है कि जनरली उन सब इंश्योरेंस एडवाइजर ने क्या गलती की होगी या कुछ चीजें नहीं की होंगी जिसकी वजह से वो उस लेवल की सक्सेस हासिल नहीं कर पाए जिस लेवल की आपने हासिल की, उसको थोड़ा हाईलाइट कीजिए। कंजर्वेटिव सोच के साथ काम करना, छोटी बात करना, ब्रॉड माइंडेड होके काम नहीं करना, नॉलेज नहीं लेनी, एजुकेशन नहीं लेनी। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको पंजाब के लुधियाना शहर के टॉप LIC इंश्योरेंस एडवाइजर से मिलाने वाला हूं। इनका नाम मिस्टर हरीश अरोरा है और हरीश अरोरा जी की खासियत यह है कि इन्होंने एक साल में 13 MDRTs किए हुए हैं, 2 TOT किए हुए हैं। हरीश अरोरा जी की जिंदगी के बारे में जानेंगे, बहुत सारे सीक्रेट्स जानने को मिलेंगे कि कैसे वो 13 MDRTs एक साल में कर देते हैं। और इस वीडियो की एक और खासियत यह है कि हरीश अरोरा जी के साथ उनकी फैमिली भी हमारे साथ में बैठी है। तो हरीश अरोरा जी, BITV में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, थैंक यू। और आपकी फैमिली का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ BITV के इस वीडियो में। हरीश अरोरा जी, आपकी जिंदगी के बारे में जानना है। आपने एक बार मुझे बताया था कि आपने नॉर्थ में जो है वो आप पहले MDRT थे, आप पहले COT रहे हैं। उसके बारे में थोड़ी सी बात बताइए, आपके अचीवमेंट्स को पहले हाईलाइट करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने इस तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, इतनी दूर से चल के आप हमारे घर पे आए। नहीं, चल के तो नहीं आया, मैं गाड़ी में आया। चलो, जैसे भी आए, हमारे पास आए, तो उसके लिए मैं आपका धन्यवाद के साथ साथ वेलकम भी करूँगा। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक मेरी MDRT जर्नी का सवाल है, मैं नॉर्थ इंडिया में नहीं कह सकता, हम ये कह सकते हैं कि पंजाब की जो डिविजन्स हैं उनमें मैं पहला MDRT क्वालिफायर था। और जहाँ तक इस जर्नी की बात है, 1998 में मैंने पहली बार MDRT के लिए क्वालिफाई किया। तो जब 1998 में 99 के लिए मैंने फर्स्ट टाइम क्वालिफाई किया था, तो उस वक्त ऑल इंडिया में 220 लोगों ने क्वालिफाई किया था। तो उन 220 लोगों में मैं भी था। और जहाँ तक उसके बाद MDRT की जर्नी की बात है, आज मैं MDRT का लाइफ मेंबर हूँ। और इसके साथ साथ वो जो हमारा सफ़र था वो कभी रुका नहीं, वो बिना किसी रुकावट के वो हमारी जर्नी जारी है। तो उसके बाद हमने कई बार MDRT किया, देन उसके बाद COT किया, COT के बाद हमने TOT किया, TOT के बाद हमने TOT भी किया। एक साल में 13 MDRT के साथ हमने TOT किया। तो आप ये कह सकते हो कि इस रीजन में फर्स्ट MDRT क्वालिफायर था, फर्स्ट COT था, फर्स्ट TOT था, फर्स्ट TOT था, आप ये कह सकते हो। तो अभी मैं LIC में एलीट क्लब मेंबर हूँ, जो आई थिंक के मेरे ख्याल में 32 लोग हैं सारी इंडिया में। 14.5 लाख एडवाइजर्स में से 32 लोग जो हैं वो इस क्लब के मेंबर हैं। अभी LIC ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है, हम लोगों को LIC ISB में हैदराबाद भेज रही है, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस। उसमें 21 लोग, हमारे 14.5 लाख लोगों में 21 लोग जो है वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं हमारा। हरीश जी, आपने LIC कौन से साल में ज्वाइन किया था? LIC मैंने ज्वाइन किया था 1987 में। 1987 में। और आपकी धर्मपत्नी बैठी है साथ में, मैं आपसे सवाल नहीं पूछ रहा हूँ। आप 1987 में आपने LIC ज्वाइन किया था, तब आपकी शादी हो चुकी थी? नहीं, शादी मेरी 88 में आपने आपकी शादी हुई थी। ओके। तो आपको पता था कि ये LIC एजेंट है? आपको जानकारी थी इस बात की? ओके। तो उस वक्त, तो आज के मैं तारीख में देखता हूँ हरीश जी के LIC एजेंट का मतलब थोड़े से लोग जो है ना ऐसा सोचते हैं कि अरे ये क्या LIC एजेंट है, इसका क्या करियर होगा। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि अरे LIC एजेंट से मेरी शादी हो रही है तो क्या करियर होगा? क्या आपको था ऐसा कि भाई ये कुछ कर जाएगा? क्या कुछ कर जाएंगे? मतलब ऐसा नहीं लगा LIC एजेंट है, LIC एजेंट से क्या शादी करूं?
तो डॉक्टर इंजीनियर से शादी करते हैं, ऐसा नहीं है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। चलिए हरीश जी, मतलब कुछ तो बात है आपके अंदर कि पहले से ही इनको लग गया कि आप कुछ कर जाओगे, और वाकई में आपने किया है, आपने वो बात है, एनर्जी है। लेकिन वैसे आप इंश्योरेंस में आने से पहले क्या करते थे? 88 से पहले आप क्या करते थे? मैंने 6.5 साल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ जॉब किया है। कितना? 6 साल? 6.5 साल। 6.5 साल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ? हाँ, ओके। तो उस के दौरान मैं जो है स्टॉक ब्रोकर का कोड लेकर के फैमिली मेंबर्स के नाम से साथ में काम करता था। ओके। और देन उसके बाद मैंने यूटीआई का काम किया। तो उन सब चीज़ों से मैं इनकरेज होके मेरे को लगा कि मार्केटिंग का जो काम है वो कहीं बेहतर है। और उस टाइम का डिसीज़न आज मेरे को लगता है कि भगवान की कृपा से वो मेरा डिसीज़न ठीक था, और आज हम बहुत एक अच्छे मुकाम पे काम कर रहे हैं। नहीं वो तो है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन LIC में फिर आपको कैसे, आपने बताया कि SBI में काम कर रहे थे, कुछ स्टॉक ब्रोकिंग का कुछ कर रहे थे ना? स्टॉक सब ब्रोकर कोड लेके सब काम broker कर रहे code थे, लेके। उसमें अर्निंग अच्छी होती थी। स्टॉक ब्रोकिंग? या ओके। तो उसके बाद फिर मैंने इधर जब मैं एजेंसी करियर में आया तो वो सबसे कैसे आया? पहले वो कैसे आया? वो मेरे एक दोस्त थे जो मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर भी थे। उन्होंने मेरे को इंसिस्ट किया कि आप जो है LIC की एजेंसी लो। तो वो मेरे को फोर्स करते थे कि भाई आप किसी फैमिली, जैसे बाकी काम फैमिली मेंबर्स के नाम से लेके करते हो, ये भी करो। तो मैं इस चीज़ को थोड़ा प्रॉन्ग करता गया। मेरे माइंड में था कि मैं शादी के बाद जो है LIC की एजेंसी लूँगा तो वाइफ के नाम से लूँगा। तो देन हुआ क्या कि जब मैंने SBI में डिसाइड किया कि मैंने छोड़ना है, तो देन फिर मैंने जब पहली एजेंसी ली, पहला एजेंसी कैरियर स्टार्ट किया, तो पहली एजेंसी मैंने LIC की ली। अच्छा, ओके। वो मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर थे, तो वो मेरे अच्छे दोस्त थे। अब उनकी डेथ हो चुकी है, मिस्टर सुधीर सानी की, तो उन्होंने मेरे को LIC में ज्वाइन किया। अच्छा, तो मतलब ये उनकी तरफ से ऑफर था या आपने उनको बोला कि मुझे? नहीं, वो मेरे को काफी टाइम से फोर्स अच्छा, कर रहे वो थे बोल कि ही आप रहे थे। LIC की काम शुरू करो। ओके, मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन नहीं कराया, मैंने सिर्फ बोल दिया फैमिली मेंबर है। हरीश जी की धर्मपत्नी, मैडम आपका नाम? रेणु अरोड़ा। रेणु अरोड़ा। और हरीश जी के सुपुत्र है चक्षु अरोड़ा। चक्षु अरोड़ा। हरीश जी के 2 पुत्र हैं, एक कनाडा में है और दूसरे हमारे साथ में है। और चक्षु अरोड़ा की वाइफ, आपका नाम मैडम? हिमानी जोशी अरोड़ा। परफेक्ट। तो थोड़ा क्या है कि इंट्रोडक्शन थोड़ा देना जरूरी था ना, नहीं तो आप पता नहीं होता हमारे दर्शकों को कौन एग्जैक्टली इनके नाम क्या है। तो हरीश जी, इस प्रकार से आप जो है वो इंश्योरेंस के बिजनेस में आए, आपके डेवलपमेंट ऑफिसर ने आपको ऑफर दिया। तो लेकिन जब आप आए, इंश्योरेंस के बिजनेस में आए, तो आपका जो SBI का जो बैकग्राउंड था उसका कितना आपको हेल्प मिला? और उसका मेरे को काफ़ी एडवांटेज मिला। Okay. काफ़ी सारे मेरे जब इनिशियली मैंने काम स्टार्ट किया तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ काफ़ी लोगों के साथ मेरे अच्छे रिलेशन बने हुए थे। उन लोगों को मैंने अप्रोच किया तो उन लोगों से भी मुझे बिजनेस मिला। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी उनके फैमिलीज मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, 3rd जनरेशन 4th जनरेशन। वो ओल्ड सर्कल से ही 40 साल पुराना, 38-39 साल पुराना सर्कल जो है वो आज भी मेरे साथ चल रहा है। मेरे मन में एक एक्चुअली इमीडिएट क्वेश्चन ये आ रहा है कि आप SBI बैंक जैसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे, उसके सामने LIC एजेंसी का काम बहुत छोटा दिखता है, लेकिन फिर आपने क्यों SBI बैंक, इतना अच्छा बैंक में, बहुत आपने एग्जाम देके वो जॉब मिला होगा आपको, देखो ये माइंड में क्या आया आपका कि भाई मेरे को छोड़ देना है ये? देखो रंजीत जी, एक बात बड़ी क्लियर है कि बिना रिस्क के आप कोई भी काम नहीं कर सकते हो। जब आपको कोई बेटर कुछ करना हो तो उसमें कहीं ना कहीं रिस्क इन्वॉल्व रहता है। तो अगर मैं ये सोच के चलूं कि मैं रोड पे निकलूंगा तो मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, तो मैं तो सारा दिन घर में बैठा रहूं तो ऊपर से छत भी मेरे ऊपर गिर सकती है। तो रिस्क तो हर जगह पे है। तो ये भी अपने आप में एक दांव था
जो मैंने लगाया। नहीं, वो रिस्क और- किस चीज का था? क्योंकि आप हाँ, स्टेबल तो उसमें already हो गए एस्टेब्लिशमेंट का ही रिस्क रहता है। अभी पता नहीं मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, बट उसमें मेरा डिटर्मिनेशन था वो बहुत ज्यादा था कि मेरे को लगता था कि मैं कुछ भी कर गुजरूंगा। तो मैंने मेहनत की, डेडिकेशन, मेरी डेडिकेशन थी और भगवान की कृपा थी। दोनों चीजें जब इकट्ठी मिली तो नहीं, तो हुआ। आपने ये रिस्क लेके जब LIC की एजेंसी ली तो आपको रिस्पांस कैसे आया? चलो, आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट था, लेकिन कंटिन्यूअसली आपको एक इंश्योरेंस बेचना, कुछ दिक्कतें तो आई होंगी आपको, बहुत आसान भी तो नहीं होगा। देखो, कहते हैं कि जिस कार्य को हम करते हैं वो कठिन होता है, मान लो कई बार कठिन होता है, लेकिन जो कठिन कार्य होता है उसको भी लोग करते हैं, ठीक है ना। तो कौन था आपका सबसे पहला कस्टमर? आपको याद आता है कि ये आदमी ने मेरे को जो है वो पहला हाँ, एजेंसी लेने के बाद चेक दिया था? मैं बताता हूँ। मेरे स्टेट बैंक में ही एक क्लाइंट थे, उनका डायरी फार्म था, हम्म, 2 भाई थे। तो सबसे पहले मैंने उनको अप्रोच किया। ओके। उन्होंने मेरे से 25-25 हजार के सम इंश्योर्ड की दोनों भाइयों ने 2 पॉलिसियां करवाई। 1600 कुछ रुपए उसका प्रीमियम बना मनी बैक प्लान में। तो वहां से मेरा फर्स्ट 2 पॉलिसीज जो थी मैंने 2 भाइयों की 25-25 क्या नाम हजार। क्या था उनका? एक का नाम शिवनाथ सॉरी, दूसरे का कृष्ण लाल। किशन लाल। तो ये आपके पहले कस्टमर थे LIC के पहले। हाँ। चेक कितने, क्या अमाउंट का चेक दिया था आपको? 1600 समथिंग, 1600 1600 समथिंग। रुपए का। लकी चेक फॉर यू, लकी पीपल फॉर यू। चक्षु, आप जो है अपने पिताजी के साथ, फादर के साथ जो है वो काम कर रहे हैं एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर, एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर आप काम कर रहे हैं। आप कैसे काम कर रहे हैं उसके बारे में तो मैं पूछूंगा, लेकिन आपको क्या लगता है कि आपके पिताजी में ऐसी क्या खास बात है, ऐसी क्या एडिशनल चीज आपने देखी अपने पिताजी में जो आपको लगता है कि ये वो चीज है जो इनको कामयाबी तक लेके गई? जैसे कि कल रात को भी हमारी बात हो रही थी, हाँ। तो मैंने आपको उस टाइम भी बताया था कि एक डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन, जैसे मैंने आपको कल रात को बताया कि संडे को भी ही गोज टू ऑफिस, तो विच मतलब मैं नहीं जाता, बट ही गोज टू ऑफिस ऑन संडेज ऑल्सो। सो आई थिंक जो डिसिप्लिन्ड वे से और डिटर्मिन्ड वे से जो करना है वो करने वाला काम है, तो आई थिंक दिस इज द मंत्रा जो वी हैव रीच्ड टिल हियर। अभी जी बोल रहे हैं संडे को भी काम करते हैं, आप उनको आराम नहीं देती घर पे संडे को, या माहौल नहीं देती आप जो संडे को भी भाग जाते हैं? पर ये मानते नहीं है। अरे जी, आप बात मानते नहीं है तो फिर वो कैसे मानेंगी तो आपकी बात? कह आप रही बोलते हूँ, हैं तो एक नहीं संडे ही सुनती। होता है थोड़ा एंजॉय करने के लिए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। नहीं, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया है। हिमानी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, आप कितना समय हो गया आपको इस घर में आके? कितना टाइम से हैं आप इधर? This year 10 years complete हो जाएंगे। 10 साल हाँ जी। आप जो है वो आप 10 साल से इनको देख रही हैं, बिल्कुल। राइट? हाँ जी। वैसे तो संडे को भी चले जाते हैं। हाँ जी। नहीं, लेकिन फिर भी आप 10 साल से आप इन्हें जज कर रही हैं, देख रही हैं। आपको क्या लगता है? इन्होंने तो बोला डेडिकेशन है, डिसिप्लिन है, कोई आपने कुछ अलग चीज जज की होगी कि ये व्यक्ति जो है इस वजह से बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है? आपने क्या जज किया है? जी बिल्कुल, वही बात है कि डिसिप्लिन और हार्डवर्क तो सभी करते हैं, बट Correct. एक चीज होती है कि अपने विजन को एक लार्जर पिक्चर से देखना। जैसे कि है कि चलो जी अब हमने ये टारगेट करना है, वो टारगेट, बट वो देखते हैं कि इस ईयर का मेरा क्या टारगेट है, 5 years डाउन द लाइन वो अपने आप को कहाँ देखते हैं, 10 years डाउन द लाइन क्या। तो एक बिगर पिक्चर लेके चलते हैं कि चलिए रोज डेली एक्टिविटीज तो मैंने करनी ही है, बट वो डेली एक्टिविटीज मुझे इस साल के बाद कहाँ पे लाके खड़ा कर देंगी, और फिर 5 साल के बाद मैं कहाँ अपने आप को देखना चाहता हूँ। तो ऐसे वो लार्जर पिक्चर लेके चलते हैं और अपने गोल को उस अकॉर्डिंगली मोल्ड करते हैं। तो वो मैंने देखा है कि ये एक खास बात है। अदरवाइज हार्डवर्क तो सभी कर रहे हैं, बट आप उस जो हार्डवर्क है उसको स्ट्रीमलाइन करते हैं जब अपने गोल के साथ, तो ही सक्सेस आती है। तो दैट इज आई थिंक कमेंडेबल। तो एक चीज मेरे को समझ में आ रही है हरीश जी कि आप देखिए, मैंने अभी बहुत सारे लोग, सब लोग ही करते हैं जनरली, हार्डवर्क तो करते ही हैं, हर कोई हासिल करना चाहते हैं, लेकिन उसको जो स्टेप्स देने हैं
वो मैं कहीं ना कहीं देखता हूँ कि आप उसमें बहुत सिस्टमेटिक हैं, वो भी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है। हरीश जी, आपने जब काम शुरू किया था, जब आप SBI को छोड़कर आप LIC के काम में आए थे, उस वक्त आपका जो स्टेटस था वो कैसा था? कैसे आप काम करते थे? आज तो आप 4 व्हीलर में जाते हैं कस्टमर से मिलने के लिए। उस वक्त आपके पास कौन सी गाड़ी थी? किस घर में रहते थे आप? कहाँ पर रहते थे? उसके बारे में कुछ बताइए। मैंने जो अपना करियर स्टार्ट किया स्कूटर से किया था, और स्कूटर से शुरू किया था? स्कूटर से शुरू किया था। तो ये साइकिल जो मुझे दिखाई दे रही है, ये साइकिल नहीं है आपकी? वैसे जब मैं स्टेट बैंक में था तो उन दिनों में मेरे पास साइकिल था, ओके। लेकिन 2-3 साल के बाद मैंने फिर एक सेकंड हैंड स्कूटर लिया। अच्छा, जब मैं SBI में ही ले लिया? हाँ, जब मैं एजेंसी करियर में आया तो उस वक्त मेरे पास स्कूटर था ब्लू कलर का, तो स्कूटर पे ही काम करता था। तो स्कूटर में काम करते थे, और अभी तो हम देख रहे हैं आपका एक बढ़िया सा बंगला है जिसमें हम बैठ के ये इंटरव्यू कर रहे हैं। उस वक्त आप कहाँ रहते थे? किस घर में रहते थे? यहाँ पे लुधियाना में एक CMC हॉस्पिटल है, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, उसकी बैक साइड पे हमारा रेजिडेंस था। वहीं का मेरा उसी प्लेस पे मेरा बर्थ हुआ था, और 26 या 27 साल की एज में हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए थे, और यहीं आकर के मेरी शादी हुई। तो मैं ये सोचता हूँ कि सिटी एरिया में हम रहते थे, तो मेरा एक विज़न था कि आदमी का जो एड्रेस है वो ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पे किसी को किसी से पूछना ना पड़े, एक बार उसको अपना एड्रेस समझाओ और वो पर्सन उस प्लेस पे पहुंच जाए। नहीं तो, लेकिन वो आपका जो स्टेटस था उस वक्त, आपके माता पिता वेल टू डू थे, सब कुछ बढ़िया था? हाँ, मेरे पिताजी का करियाने का काम था। अच्छा। जिसको आजकल ग्रोसरी स्टोर बोलते हैं, वो था। तो ठीक था, हमारी मिडिल क्लास फैमिली थी। हाँ। ओके। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत सीरियस क्वेश्चन है एक्चुअली, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि शुरुआती दिनों में, देखो अभी तो ये बहुत शार्प दिखते हैं, अभी जो है ये बहुत शार्प दिखते हैं, बातें करने में बहुत शार्प हैं, और चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इसीलिए ये ग्रो हो रहे हैं। लेकिन शुरुआती दिनों में इनमें ऐसी कौन सी कमी थी या खराब आदत थी जो आपको ऐसा लगता है कि ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इनमें से निकल गई है, जिसके वजह से ये ग्रो हुए हैं? आप एक शब्द में बोलेंगी तो भी चलेगा। शुरू से कोई खराबी थी नहीं इनमें? बिल्कुल नहीं। ये हरीश जी आपने ऐसा बोल के रखा है इनको क्या बोलना नहीं, कोई खराबी अब ये इनकी अपनी सोच है जी, मैंने क्या बोलना है। खराबी नहीं। या इनके अंदर आपके लिए इतना प्यार है कि इनको कोई खराबी दिखी? मैं मान ही नहीं सकता आप में कोई खराबी नहीं होगी, कोई खराब आदत नहीं होगी। देखो ऐसे है, हर आदमी में कमियां तो होती हैं। हाँ, कमियां तो होती है, ठीक है ना? दिखाई नहीं दी कमियां। तो हो सकता है इनको मेरे में कोई कमी ना नजर आती है। हाँ। ऐसा हो सकता है कि आप में कोई कमी नजर ना आती हो, या आपने ही बोला हो बताना नहीं मेरी कोई कमी। हाँ, कोई खराबी नहीं थी अभी तो नहीं है, मैं पहले की बात कर रहा हूँ। शुरू से ही आप वेरी सिस्टमैटिक हैं। चक्षु, आप बताओ, आपके पिताजी में आपने एक तो बताया कि भाई एक बहुत अच्छी ये खूबी है, लेकिन फिर भी आप एक यंग लड़के हो, वो आपके पिताजी हैं, आपको क्या लगता है कि कुछ उनमें पुराने ख्यालात हो जो आपको ऐसा लगता है कि ये ठीक नहीं है? कुछ ऐसा चीज आपने नोट किया हो? नहीं, ऐसा सच कुछ नहीं है कि जो ठीक ना हो, बट कभी कभी हमारी कॉन्वर्सेशन इस चीज पे होती है कि जैसे कि मेरे को ऐसा होता है कि दैट आई शुड नॉट डू ईच एंड एवरी वर्क बाय माई सेल्फ। ओके। तो मेरे को कुछ चीजें किसी को असाइन करनी चाहिए, तो वो वाली चीज हमारी आपस में कॉन्वर्सेशन होती है कि आप सब कुछ अपने ऊपर लेके करते हो कि ये भी मैं करूंगा, ये भी मैं करूंगा, काइंड ऑफ। तो कुछ चीजें जो है कि हम आगे असाइन कर दें। ये बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी चीज को आपने जज किया है। तो जनरली शुरू में जो एक हैबिट हो जाती है कि मैं आई एम द परफेक्शनिस्ट, वो एक हैबिट हो जाती है, तो फिर वो डेडिकेशन जो है थोड़ा कभी मतलब ऐसा है कि बड़े बड़े काम खुद कर लो, छोटे छोटे काम असाइन कर दो। बहुत बढ़िया। मानी, आपसे भी मैं पूछूंगा, आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी इम्प्रूवमेंट एरिया है हरीश जी के अंदर जो आपको लगता है कि भाई ये है तो ठीक है, बिकॉज ऑफ एज गैप भी रहता है वो, तो ऐसा कुछ आपने जज किया होगा?
अगर मैं जनरेशन के हिसाब से बोलूँ तो वो अर्ली राइजर हैं, हम्म। मॉर्निंग पर्सन है। और चक्षु को मैं देखती हूँ कि वो लेट नाइट तक काम करने को तैयार है, बट वो अर्ली राइजर नहीं है। तो थोड़ा ये चीज और लेट उठना चाहिए उन्होंने। नहीं, बहुत ही ज्यादा जैसे जल्दी स्टार्ट हो जाता है डे उनका। तो मतलब अब इन्होंने इतना एक्सपीरियंस देख लिया है तो ही कैन बी अ लिटिल इन अ रेस्ट मोड थोड़ा rest आल्सो mode। समटाइम्स। वेकेशन पे जा सकते हैं या संडे ऑफ ले सकते हैं, तो वो नहीं लेते। सिस्टमैटिक, वेरी सिस्टमैटिक। हरीश जी, मैंने उनको आपकी कमी बताने बोला था, लेकिन उन्होंने आपका पॉजिटिव पॉइंट बता दिया। क्या माहौल बनाया आपने। हरीश जी, आपको क्या लगता है कि शुरुआत, अभी देखो, अभी तो आप जो अपॉइंटमेंट्स पे जाते हैं, अभी आपका क्लोजिंग रेशियो बहुत अच्छा होगा, लेकिन शुरुआती दिनों में आपको क्या लगता है कि मैं जब कस्टमर के पास जाता था तो इस तरीके से जो है मैं बातचीत करता था, ये मेरी क्लोजिंग स्ट्रेटेजी थी, लेकिन वो उसमें ये गलती थी। आपको लगता है कि अरे वो गलती करता था, वो हटाया, इसीलिए जो है मेरा ग्रोथ हुआ। वो गलती क्या थी क्लोजिंग में, सेल्स में, वो आपको कुछ याद है? देखो, जब शुरुआती दिनों में काम किया तो उसमें एक चीज हमेशा से रही है कि कोई भी मैं काम करता हूं तो मैं नॉलेज के साथ काम करता हूं। सबसे पहला मेरा ये होता है कि मेरे पास जो है, जब तक जिस चीज की मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है, तब तक मैं एश्योर्ड नहीं हूं, तब तक मैं उस काम को करता ही नहीं हूं। और जहां तक इस बात की बात है कि मेरे को लगे कि मेरे को उस वक्त की कमियां क्या थी, उस वक्त की कमियां ये कह सकते हैं कि एक गैप रहता है जो हर आदमी में एक दूसरे आदमी के बीच में, शायद वो मेरी एक कमी थी या गलती थी कि जैसे मेरे पास स्कूटर था, मान लो कोई कार वाला आदमी है, कोई बड़ा आदमी है, तो उनके पास जाने के लिए हम हेजिटेट करते थे। तो मैं समझता हूँ वो मेरी एक कमी वो थी। एक हेजिटेशन था। वो एक हेजिटेशन था कि यार मैं स्कूटर पे जा रहा हूँ, वो कार वाला आदमी है, मैं मकान में रहता हूँ, वो एक बड़ी कोठी में रहता है, तो ये एक गैप है जो कहीं ना कहीं वो एक कॉम्प्लेक्स सा फील होता था। ये तो हरीश जी, मैंने हर किसी में रहता है, एक्चुअली हर किसी में रहता है। बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर जब बातचीत करते हैं तो ये जो है हर किसी के अंदर का कमी जो है ना, वो निकल के आती है कि मुझे अपने से HNI लोगों से मिलने में जो है वो हेजिटेशन होता है। आपने कैसे निकाला ये हेजिटेशन पे? देखो, ऐसे है, जो हेजिटेशन की मैं बात कर रहा हूँ, वो हेजिटेशन रहते हुए भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था कि अगर मान लो किसी से हम मिलने के लिए चले गए या किसी के साथ बैठ गए, वह मेरा कॉन्फिडेंस नहीं कम होता था, बातचीत करने में अच्छा। कोई कमी नहीं रहती थी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, उन दिनों में कोई सॉफ्टवेयर नहीं होते थे, तो किसी प्लान की प्रेजेंटेशन बनानी होती थी ना, तो मैं क्या करता था, मेरे पास बड़े साइज का पैड होता है ना, राइटिंग पैड बड़े साइज का, उसमें लाइनें होती हैं, जिसमें प्लेन A4 साइज का पेपर नहीं, बड़े साइज का पैड, वो मैं पैड ले रखता था अपने पास। और उस वक्त ना मेरे पास वो अपना अलग अलग कलर्स के मैं पेन रखता था, रेड, ब्लू, ग्रीन। किसी चीज को हाईलाइट करना है, किसी चीज को पॉजिटिव दिखाना है, किस चीज को नॉर्मल लिखता है, उस कलरिंग के हिसाब से मैं वो पेन से लिखता था। तो वो अपने आप में पूरा प्रेजेंटेशन ना बड़ी सुंदर बन जाती थी। तो वो प्रेजेंटेशंस, काफी सारी प्रेजेंटेशंस मेरे पास संभाली हुई थी, वो बाद में पता नहीं कहाँ गई। तो वो प्रेजेंटेशन जाके मैं पार्टी को देता था, तो वो उसको देख के बड़े मतलब खुश होते थे। ये कॉम्प्लेक्स होते हुए भी, मान लो मैं किसी को मिलने के लिए, मेरे को अपॉइंटमेंट मिल गई, मैं उसके साथ बैठ गया, तो उस वक्त मेरे में कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं होती थी, और मैं अपने आप को ये मान के चलता था कि भी मैं प्रेजेंटेबल हूँ। और मैं उसके लिए जो पेपर प्रेजेंटेशन बना के लेके जाता था, शायद बहुत रेयर लोग ऐसा करते होंगे। वो उन दिनों में मैनुअल होते थे, किताब खोल के उसको कागज पेन से कैलकुलेट, जबकि मैं उसकी डेट ऑफ बर्थ लेके पहले से ही उसकी प्रेजेंटेशन बना के पेपर पे लेके जाता था, अलग अलग कलर के पेन से। ये एक्चुअली है ना, ये जो प्रश्न है ना, इसका आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो आपने अपने अंदर का डर कैसे निकाला। लेकिन मेरे को वो आंसर मिला नहीं हरीश जी, टू बी वेरी फ्रैंक। मैं आपसे दूसरे तरीके से पूछता हूँ इसको, शायद तब आप ये निकले आपके अंदर से, कि अगर आपको किसी को बोलना है, कोई आपको ये बोले कि भाई मेरे अंदर ना
अपने से बड़े से लोगों से मिलने का डर है, हम्म। तो आप उसको क्या बोलेंगे? भाई कैसे निकले वो डर? अपने एक्सपीरियंस से क्या बोलेंगे आप? कैसे निकाल सकता है? मान लो मेरे को डर है बड़े लोगों से बातचीत करने का और मैं आपसे पूछ रहा हूँ हरीश जी कैसे निकालूं ये डर? आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए, तो क्या बोलेंगे आप? देखो, उसके लिए मैं ये कहूंगा कि किसी भी बड़े बंदे को मिलने के लिए हमें क्या चाहिए? कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस यार, कॉन्फिडेंस कोई नहीं। कैसे आएगा? हाँ। नॉलेज से। ओके नॉलेज कैसे आएगी? लर्निंग से, ट्रेनिंग से। ओके, तो हमने वही किया, अच्छा। वही किया। तो आप पहले से ट्रेनिंग वेनिंग लेते रहते थे? हाँ, ट्रेनिंग और एजुकेशन। मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं कोई भी काम जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं हो जाता, जब तक मैं उसके ऊपर श्योर नहीं हो जाता, तब तक मैं कोई प्रोडक्ट सेल ही नहीं करता। जैसे मैंने कभी अपने काम को भी बढ़ाया ना, सबसे पहले एक स्टाफ रिक्रूट किया, फिर उस काम को बढ़ाया। अगर मैं एक काम करता हूँ, दूसरे काम स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मेरे को उसके लिए एक अलग पर्सन चाहिए। तो वो सब चीजों को हमने उसी पैरामीटर के ऊपर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हरीश जी, ऐसी आपके अचीवमेंट्स तो आपने काफी सारे बताए जो कि ऑन पेपर दिखाई देते हैं, हर किसी को दिखाई दे रहे हैं। हम भी ये वीडियो जो कर रहे हैं वो एलाइट क्लब मेंबर्स का कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा अचीवमेंट जो एक्चुअली आपका पर्सनल अचीवमेंट, आपके इस करियर में अचीवमेंट, जो आपको ऐसा लगता है ऑन पेपर तो कहीं पे आता नहीं है, डिक्लेयर नहीं होता है, लेकिन आपके अंदर है कि भाई ये मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है, जो ऑन पेपर कहीं दिखाई नहीं देता, लेकिन पर्सनली आपके अंदर ये है कि हाँ भाई ये मेरा जो है इस करियर में सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा। ऐसा कोई आप शेयर करना चाहेंगे? अब मैं एमडीआरटी की जर्नी की बात करूं, तो हमने एक साल में 13 एमडीआरटी भी किया। करेक्ट किया। उससे भी बड़ी अचीवमेंट मैं मानता हूं जब मैंने फर्स्ट टाइम एमडीआरटी किया। दैट वाज माय मतलब बिग अचीवमेंट। ओके उसका कारण ये था कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको एमडीआरटी के बारे में पता ही नहीं था। ऑल इंडिया में 220 लोगों ने क्वालिफाई किया, पंजाब रीजन में मैं अकेला ही था। फिर मैं मीटिंग अटेंड करने के लिए न्यू ऑर्लिन्स पहुंच गया 99 में। उन दिनों में नेपाल जाना अपने आप में एक ड्रीम होता था और मैं अमेरिका जा रहा हूं, इमेजिन। और इसमें ना इस बात का एक मेरे ही जवाब में जवाब छिपा हुआ है। ओके जब मैं मीटिंग अटेंड करके आया तो हमारे ब्रांच मैनेजर थे मिस्टर कपूर। मीटिंग यूएसए या तो उन्होंने ना एज ब्रांच मैनेजर उन्होंने एक बड़ा अजीब सवाल मेरे से किया। वो मेरे को कहते हैं हरीश जी आप एक बात बताओ कि एलआईसी इसके ऊपर कुछ नहीं देती, आने जाने का कोई खर्चा नहीं है, कोई इसका एलआईसी की तरफ से आपको कोई भी किसी भी तरह की रीएम्बर्समेंट नहीं है, तो आप इतने पैसे खर्च करके अमेरिका गए तो क्या उसका आपको फायदा लगा? तो मैंने उनको बड़ा, जैसे उन्होंने अचानक सवाल किया ऐसे ही अचानक मेरे दिमाग में आया। मैंने उनको बोला कपूर साहब ऐसे है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, उसको फील कर सकते हो। और वो एमडीआरटी की जो फर्स्ट एमडीआरटी की मेरी अचीवमेंट थी, दैट वाज माय वाओ अचीवमेंट। उसको मैं फील करता हूं जब भी, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि मैं उस टाइम में फर्स्ट एमडीआरटी क्वालिफायर था। हालांकि डबल टीओटी करना भी एक उससे भी बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन अगर मैं फीलिंग की बात करूं तो मेरी जो फर्स्ट एमडीआरटी थी वो अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कौन सा साल था? 1998 में। तो 10 साल बाद आपने एक इतनी बड़ी कामयाबी को हासिल किया था। 88 में आपने एलआईसी की एजेंसी ली थी। 87 में ली थी। परफेक्ट। तो हरीश जी, अगर मैं आज का आपका लाइफस्टाइल, आपने पुराना लाइफस्टाइल तो बताया, आज का अगर मैं लाइफस्टाइल आपका पूछूं तो एक तो मेरे को आपका ये बंगला दिखाई दे रहा है, बहुत बढ़िया सुंदर आपने बनाया है, और थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल को बताएंगे जो फिजिकल लाइफस्टाइल है उसके बारे में कुछ, कि क्या कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप, थोड़ा सा उसके बारे में आपकी लाइफस्टाइल को थोड़ा एलैबोरेट कीजिए। मैंने अभी आपसे एक बात कही कि आप भी खुद कह रहे हो कि आप इतनी अच्छी जगह पे इतने अच्छे घर में रहते हो। इसके साथ साथ हमने जहाँ तक गाड़ी की बात है, मेरे पास इनोवा है और इनोवा का चलाने के लिए मेरे पास पायलट है, वो गाड़ी चलाता है। बेटे के पास अलग गाड़ी है, डॉटर इन लॉ के पास अलग गाड़ी है, वो इन दोनों की गाड़ी है। ठीक है, तो मेरी वाइफ की पायलट मेरी डॉटर इन लॉ है, बल्कि इनफैक्ट आप कहो तो हम सारे इसके पायलट हैं, कोई भी इसको ले जा सकता है। ठीक है, तो बाकी मेरा अपना पर्सनल ऑफिस है, बहुत बड़ा खूबसूरत ऑफिस है, आपने पहले भी देखा हुआ, आज फिर चलेंगे।
तो कितने स्टाफ है टोटल आपके? मेरे पास इस वक्त 9 लोग हैं। 9 लोगों का स्टाफ है आपका। परफेक्ट। तो चक्षु भी आपके साथ ही काम कर रहा है यस, एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर? तो आप LIC का देखते हैं या आप क्या चीज़ को देखते हैं? ओवरऑल देखता हूँ, LIC इंश्योरेंस देखते हैं आप? भी देखते हैं, हाँ जी, हेल्थ इंश्योरेंस भी, म्यूचुअल फंड भी। कहीं आपका ये आता है कि जिसको बोलते हैं कि आप दोनों मिलके ये कंपनी चला रहे हैं, फाइनेंशियल एडवाइस पहले इन्होंने शुरू की, अब आप आ गए, कहीं पे विचारों में कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है आपके? नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, वो बोल रहे हैं ऐसा, आप बोल रहे हैं नहीं वैसा होना चाहिए, उसके बारे में कुछ, क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स अलग हैं, अभी नए जमाने के प्रोडक्ट्स अलग हैं, कुछ ऐसा होता है विचारों में कॉन्फ्लिक्ट होता है? नहीं, कुछ मेजर एज सच नहीं है, बट ये है कि थोड़ा बहुत विद टाइम जो रूटीन में कुछ सिचुएशंस आती हैं तो हो भी जाता है, बट नॉट एज सच, कोई बड़ी चीज नहीं है कोई ऐसी। हो जाता है वो क्या होता है, वो क्या चीज है? जैसे एक आपको मैंने यही मतलब अभी पहले बताया कि भी सब काम को खुद से करना, बाकी नहीं, जब जो कस्टमर्स को सजेशन देनी होती है कि भाई ये प्लान लेने हैं, तो कहीं ऐसा होता है कि नहीं आप बोल रहे हैं कि नहीं ये नहीं ये नहीं, वो ऐसा वो कोई ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, क्योंकि वो ऑब्वियसली ही नोज, आई नो कि किस एज पे किस पर्सन की नीड रिक्वायरमेंट देख के, तो वो दैट इज नॉट अ बिग, वो तो वहाँ पे आप लोगों की सोच एक है कि मैच भाई होती हमको है, इसी हाँ। तरीके का प्लान ऑफ लेना कोर्स है, उसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट नहीं है आप लोगों नहीं, को? वो कुछ ऐसा नहीं। जैसे कि उनके दिमाग में है कि भाई मुझे LIC का प्लान देना है, आपके दिमाग में नहीं मेरे को तो म्यूचुअल फंड देना है, ऐसा कुछ नहीं होता कभी? नहीं, वो देखो, वो डिपेंड करता है उसकी रिक्वायरमेंट पे, वो हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स या हमारी चॉइस पे नहीं है, वो अच्छा। कस्टमर की रिक्वायरमेंट पे है। इफ कस्टमर रिक्वायर्स कि उसको ये चाहिए, तो ही विल आल्सो बी कन्विंस्ड कि इसको म्यूचुअल फंड दे दो। अगर उसको लाइफ इंश्योरेंस पहले चाहिए या उसको हेल्थ इंश्योरेंस पहले चाहिए, तो ऑब्वियसली वो तो सिचुएशनल है, उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, वो हमारी। चलिए, एक चीज तो समझ में आई कि आप लोगों के थॉट्स में कुछ कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही आप दोनों एग्री करते हैं। चलिए, ये एक बहुत अच्छी बात है, जनरली कई बार ऐसा देखा जाता है। एक मैं बहुत छोटा सा आंसर आपसे लेना चाहता हूँ, बहुत छोटा सा आंसर है। हरीश जी किस तरह के व्यक्ति हैं? थोड़े स्ट्रिक्ट हैं या रोमांटिक हैं? किस प्रकार के व्यक्ति हैं? थोड़ा सा एक वो आपसे छोटा सा आंसर आपसे लेना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है, आप क्या बोलना चाहेंगी? एक शब्द में भी बोल सकती हैं, स्ट्रिक्ट है, रोमांटिक है, मीडियम है, ऐसा कुछ एक शब्द आप बोल सकती हैं जो आपको लगता है, वॉट एवर यू फील। मीडियम है। मीडियम न ज्यादा मिर्च है, न ज्यादा मिर्च नहीं है, तो तीखे नहीं है ज्यादा, बहुत ज्यादा रोमांटिक भी नहीं है, मतलब बोलने का मतलब ये है। मैं एक चीज आपसे जानना चाहता हूँ कि इन्होंने आपको सबसे महंगी गिफ्ट क्या लेके दी है, प्राइस वाइज? ये मेरे को सबसे महंगी गिफ्ट लेके दी इन्होंने और मेरे को बहुत अच्छा लगा, वो चीज बताइए आप। वो हो सकता है कोई ट्रिप भी हो सकता है कि आपको कोई ट्रिप पे लेके गए हो, या कोई आपको कुछ गिफ्ट लेके दिया हो, आपको क्या लगता है, कुछ याद आता है? मैं बता दूं? नहीं, आप आप ही बता दो। हाँ, चलिए आप बता दीजिए क्या दिया? देखो, ऐसे है, जहाँ तक ट्रिप की बात है, जहाँ तक कोई महंगा गिफ्ट आपको ऐसा हाँ लगता है? मैं बताता हूँ, जहाँ तक ट्रिप की बात है, ट्रिप तो बहुत बड़े बड़े किए हमने। 22 अगस्त 2008 में मैंने इनके बर्थडे पे होंडा सिटी गिफ्ट की थी। 2008 में? यस। ओके। और वो टॉप मॉडल था होंडा सिटी का उस टाइम का, वो इनको गिफ्ट की थी, शायद ये भूल गए। आप भूल गए इस वक्त? आप भूल गए? देखिए उनको कितने फीलिंग्स के साथ उन्होंने दी। हाँ, आपको याद है? तो मीन्स आपको क्या लगता है कि वो गिफ्ट आपके लिए सबसे ज्यादा इमोशनली टच था, या वो नहीं था, या और कोई था, या कोई कार्ड या कोई लेटर? आप वाकई में, जैसे ये इन्होंने वही चीज बोली, वैसे बहुत सारी चीजें दी होंगी, तो आपको क्या लगता है? नहीं, वो बड़ी अचीवमेंट थी। और उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि हालांकि मैं इंटरेस्टेड नहीं था वो होंडा सिटी लेने में, तो बट इन्होंने कहा कि नहीं, होंडा सिटी ही लेनी है। अच्छा। तो वो फिर ली भी इन्हीं के नाम से, और इनकी चॉइस की गाड़ी ली, जबकि मेरे पास अपनी अलग गाड़ी थी। तो बच्चे अभी ज़्यादा गाड़ी नहीं चलाते थे, तो वो बहुत कम चलती थी,
बट इनकी चॉइस की वो गाड़ी थी। कि एक जो इंश्योरेंस एडवाइजर है उनकी वाइफ जो होती है उनको किस प्रकार के सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, या सो दैट वो आदमी जो है वो ग्रो करता रहे, फिर वो इमोशनली हो या प्रैक्टिकली हो, वो क्या चीजें आपने की हैं जो आप बोलना चाहती हैं, किस तरीके से आप जब शादी करके आई तो आपने कभी जॉब किया या आप शुरू से हाउसवाइफ ही रही हैं? हाउसवाइफ। शुरू से हाउसवाइफ ही रही हैं। आपको क्या लगता है ये आपका सेक्रीफाइस था कि आपने जॉब नहीं किया बिकॉज ऑफ आपके हस्बैंड सक्सेसफुल हो सके, आपको वो लगता है? और दूसरा मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि आप कहाँ पे आपको लगता है कि ये एक इंश्योरेंस एडवाइजर की एज ए वाइफ ये मेरे सेक्रीफाइस थे? आप काम करना चाहती थी? कभी आपके दिल में था ऐसा कि मेरे को भी कुछ काम करना है? नहीं, आपने नहीं, ऐसा आप कभी ऐसा कुछ आप हाउसवाइफ ही रहना चाहती थी? यू आर हैप्पी एज अ हाउसवाइफ? जी। ओके। हरीश जी आपको क्या लगता है? चलिए आप बताइए कि देखो इनके क्या सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो मॉरल सपोर्ट होती है ना वो बड़ी बहुत काम आती है। तो मेरे काम में इनकी मॉरल सपोर्ट बहुत रही, जिसको उन दिनों में हमारे पास स्टाफ तो था नहीं। जैसे अब हमारे पास ऑफिस में स्टाफ है, हम कहते हैं जी हम मार्केट में जा रहे हैं तो हमारे को पीछे से बैकअप मिलता है। तो जब जिन दिनों में हमने करियर स्टार्ट किया तो उन दिनों में एक तरह से बैकअप मेरा यही थे कि मतलब सेक्रीफाइस ये रहता है कि जल्दी चले गए, लेट आ गए, संडे को घर में टाइम दिया नहीं दिया, तो ये एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है। तो इनका सेक्रीफाइस तो था ही। सो हरीश जी आपको क्या लगता है कि अभी भी मैं आपको देखता हूँ आपने इतने सारे अचीवमेंट कर लिए हैं लेकिन फिर भी आप जो है वो एक यंग एडवाइजर की तरह जो है वो विजनरी रहते हैं, आप हमेशा कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो क्या चीज आपको मोटिवेट करती है? देखो मैं समझता हूँ जो लाइफ जर्नी है वो जस्ट लाइक हम मान लो एक ट्रेन में सफर कर रहे हैं। एक ट्रेन एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन के लिए जाती है, तो ट्रेन अगर कहे कि भी मैं तो अब आधे रास्ते में जाके थक जाऊं और रुक जाऊं तो वो जर्नी कभी कंप्लीट नहीं होती। इसी तरह से लाइफ जर्नी है। मैं तो ये समझता हूं कि जहां तक आपकी जर्नी है टिल डेथ आपको लास्ट डे तक काम करना चाहिए। और जहां तक इस बात की बात है कि जो आदमी काम में रहता है वो ज्यादा एफिशिएंट भी रहता है और फिजिकली फिट भी रहता है, मेंटली फिट भी रहता है। तो लाइफ जर्नी भी वैसी है, जस्ट लाइक ट्रेन, एक डेस्टिनेशन चली दूसरे डेस्टिनेशन तक उसने पहुंचना ही है, तो उस दौरान अकना थकना झकना तो कहीं भी नहीं है, उसको पहुंचना है तो पहुंचना है। तो आपने कुछ जैसा आपने ट्रेन का एग्जांपल दिया कि एक प्लेस से दूसरा डेस्टिनेशन तक, तो आपने कोई डेस्टिनेशन बनाई है कि भाई मेरे को ये हासिल करना ही है यार इस जर्नी के अंदर? देखो किसी भी चीज का एंड तो है नहीं, ठीक है। अगर मैं बात करूं इस बात की कि हासिल करने की बात, जिस लेवल पे हम पहुंचे हैं इस वक्त, वो अगर हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो उस इंडस्ट्री में हम हाईएस्ट लेवल पे बैठे हैं। भले ही वो टॉप ऑफ द टेबल है, भले ही वो LIC में एलीट क्लब है। अगर मैं हेल्थ इंश्योरेंस की बात करूं तो वो CEO क्लब जो है हाईएस्ट क्लब है, हम उसमें हैं, ठीक है। अगर इंटरनेशनल टारगेट की बात करूं तो टॉप ऑफ द टेबल से ऊपर कोई टारगेट ही नहीं है, तो हम उसमें बैठे हैं। तो उन सब चीजों को तो ऑलरेडी हम अचीव कर चुके हैं। तो क्या अब अचीव क्या करना चाहते हैं आप? आपका गोल क्या है, विजन क्या है, बड़ा विजन क्या बताइए? हाँ, मेरा अब आने वाले सालों में या आने वाले दिनों में जो मेरा विजन है वो एक बहुत इस विषय पे मैं काम भी स्टार्ट कर चुका हूं कि मैं चाहता हूं कि मेरे ऑफिस में लोगों का, मेरे कस्टमर क्लाइंट का फुटफॉल बढ़े। ओके। तो एक लेवल पे पहुंचने के बाद मैं ये चाहता हूं कि मैं अब ऑफिस में बैठ के ज्यादा काम करूं और मार्केट में कम से कम जाऊं। तो लोगों का फुटफॉल कैसे बढ़ाना है मेरे ऑफिस में, उसके ऊपर काम चल रहा है। हाँ, नहीं ऐसी कोई चीज है जो आप हासिल करना चाहते हैं कि भाई मेरे को
ये गाड़ी मेरे को चाहिए या ये बंगला चाहिए या ये मुझे चीज क्रिएट करनी, कुछ ऐसा कोई गोल है आपके दिमाग में? देखो वो सब चीजें हैं वो तो एंडलेस है, मैंने पहले भी बोला है। जहां कुछ तक अब दिमाग में रखा है आप? हाँ डेफिनेटली है। जैसे क्या अब चीज़ है? जैसे अभी इनोवा है मेरे पास, तो अब सोचते हैं मर्सिडीज के लिए कि अब कोई हाई प्राइस्ड गाड़ी इसके ऊपर की गाड़ी रखी जाए, उसके बारे में सोच रहे हैं। जैसे अब यहाँ हम रह रहे हैं तो बड़े घर की बात चल रही है कि बड़ा घर लिया जाए, ऐसा तो चलता ही है। परफेक्ट। सो हरीश जी, मैं चक्षु आपसे पूछता हूँ, आप उसमें जरा ऐड ऑन कर देना। आपने देखिए अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि अब आज की लाइफस्टाइल कैसी है, आज कितने बड़े बड़े अचीवमेंट्स किए हैं, कोई मूवमेंट ऐसे आप हाईलाइट करना चाहते हो जो आपको ऐसा लगता है कि ये हमारे लाइफ का सबसे लोवेस्ट पॉइंट था, जहाँ पे चीज़ें जो है वो बहुत ख़राब हो रही थी, आज तो चीज़ें बहुत अच्छी हो रही है, तो कोई ऐसा मूवमेंट, थिंग्स वर नॉट गुड, जिसको आप हाईलाइट करना चाहोगे? एज सच तो कोई मोमेंट मेरे को एज सच अभी याद भी नहीं है, बट ये है कि बीइंग इन इंश्योरेंस बिजनेस मतलब ऐसे अप्स एंड डाउन्स काफी आते हैं। तो कोई सबसे बड़ा डाउन जो है आपको याद आता हो तो ये शेयर करना चाहिए। 2025 आई वुड से कि लाइफ इंश्योरेंस के लिए कोई बहुत पॉजिटिव ईयर नहीं रहा हमारे लिए। तो बाकी मतलब क्या हुआ था, मतलब व्हाई इट वाज नॉट गुड? ओवरऑल मतलब मार्केट वाज टाइट, बिजनेस वाज लेस, तो 2025 वाज नॉट नहीं, चलो ठीक है, वो मोमेंट तो सबके लिए ही खराब होगा, मार्केट खराब था, लेकिन कुछ ऐसी चीज जो आपके जिंदगी में कुछ अच्छी ना हुई हो, हरीश जी, इफ यू वांट टू हाईलाइट। हमारी फीलिंग थी कि ये सब कुछ जो है ये अच्छा नहीं हुआ या ये ईयर अच्छा नहीं जाएगा। 2023 में मैं मार्च के महीने में बीमार हो गया। अच्छा। तो लगभग 2-2.5 महीने मेरी जो हेल्थ थी वो बहुत बढ़िया नहीं रही। ओके। तो वो मेरा जो पीरियड था वो काफी क्रूशियल पीरियड था। तो मई ऑनवर्ड जो है मैं थोड़ा थोड़ा बेटर हुआ। फिर मैं जून में कनाडा चला गया, जुलाई में कनाडा से वापस आया। तो वापस जब मैं आया तो फिर फुल फॉर्म के साथ वापस आया। तो एक तरह से उस कैलेंडर ईयर के 6 महीने निकल चुके थे, ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर के भी लगभग 4 महीने निकल चुके थे। तो ऐसा लगता था कि भाई ये साल हमारा बहुत खराब जाएगा। और हेल्थ के हिसाब से मैं देखूं तो वो खराब था ही। आज भी वो जो मेरी हेल्थ की प्रॉब्लम हुई थी उसके कुछ निशान आज भी बाकी हैं। बट ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो जब मैं जुलाई में दोबारा मार्केट में काम में आया तो मैंने उसको रिकवर किया। और उस साल की मेरी टॉप ऑफ द टेबल जो है नवंबर में हो गई। अच्छा। या मतलब उस साल भी आपने टीओटी किया? या नवंबर में ही रादर कंप्लीट हो गई, दिसंबर की बजाय वो मेरी टीओटी नवंबर में ही कंप्लीट हो गई। मतलब वो साल आपका खराब नहीं था, कुछ महीने खराब थे। हाँ, हेल्थ वाइज वो मेरे जो 3 महीने थे बहुत ही खराब थे। लेकिन देखिए हरीश जी, आप आए और आके आपने जो है सारी चीजों को रिकवर कर लिया। मैं एक चीज आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपकी जब आप कस्टमर के पास जाते हैं तो उसको सेल्स में क्लोज करने की आपकी स्ट्रेटेजी क्या होती है? मैं अपने आप को एक सेल्समैन के साथ साथ अपने आप को एडवाइजर ज्यादा महसूस करता हूँ, या मैं अपने आप को एडवाइजरी मॉडल में ज्यादा रखता हूँ। बहुत सारे केसेस में लोग मेरे पास आते हैं, डिस्कस करते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि वो काम करने के लिए मेरे पास आए होते हैं, लेकिन मेरी एडवाइस लेने के बाद उसको थोड़ा सा होल्ड कर लेते हैं, उस दिन हमें चेक ही नहीं दे के जाते। तो जो मेरा एडवाइजरी स्टाइल है वो ही मेरी एक सक्सेस है। ओके। उसमें क्या चीजें हैं कि सबसे पहली बात तो ये है कि मैं उनकी नीड को असेस करता हूँ कि उसकी जरूरत क्या है। देन उसके बाद मैं असेस करता हूँ कि इसकी अफोर्डेबिलिटी क्या है, राइट। और फिर ऐसी सिचुएशन में उनका काम करता हूँ कि इनकी जरूरत भी पूरी हो जाए, फैमिली भी प्रोटेक्ट हो जाए, तो मेरी अच्छी क्लोजिंग हो जाती है। जब आप किसी को कन्विंस करते हो, एक होता है
कि आप कुछ बेचने के लिए गए हो तो आपको ये है कि मैंने इसको बेच के ही जाना है, जो मर्जी हो जाए, ठीक है ना। अब मान लो किसी के फादर की, किसी मेल पर्सन की इंश्योरेंस नहीं है, वो अपने बच्चे की पॉलिसी करवाना चाहता है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी कोशिश यही रहेगी कि बच्चे के फादर की बजाय बच्चे के फादर की पॉलिसी हो तो ज्यादा बेटर है। भले ही बच्चे की पॉलिसी में हम प्रीमियम वेवर बेनिफिट तो लगा देते हैं, लेकिन वो पैसे फादर को नहीं जाते या फैमिली को नहीं जाते, वो पैसे हमेशा बच्चे के काम ही आते हैं या किसी नॉमिनी को नहीं जाते। अगर फादर की पॉलिसी की होगी तो वो होल फैमिली के लिए पैसे काम आएंगे। ये तो समझ में आ गया हरीश जी, लेकिन आपने किसी की नीड एनालिसिस करके प्रॉपर सिस्टमैटिकली उसको बना के दिया है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये सारी चीजें करने वाले कस्टमर के पास और 2-3 जन होते हैं, वहां पे कस्टमर को कंफ्यूजन है कि भाई किसके थ्रू करूं, वहां पे आपकी स्ट्रेटेजी क्या होती है? देखो, वहां पे सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी फेस वैल्यू बहुत मैटर करती है। जो फेस वैल्यू है वो बहुत मैटर करती है। सामने वाला इस बात को समझता है कि अगर उसमें ये रीडिंग करने की कैपेबिलिटी होगी तो वो डेफिनेटली इस चीज को स्टडी करेगा, रीड करेगा, चेक करेगा कि जो सामने वाला पर्सन मेरे पास बैठा है आया वो कितना ठीक बोल रहा है या मेरे को कितनी सही एडवाइस दे रहा है, और उसकी फेस वैल्यू क्या है, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, वो सब चीजों को अगर चेक करेगा तो वो मेरे को नहीं छोड़ेगा। समझ गए, ये चीज तो समझ में आ गई। अभी जो मैं प्रश्न करने वाला हूँ वो मैं आप तीनों से करूंगा, ठीक है? तो उसको क्वेश्चन ये है कि हरीश जी के लिए आपको क्या लगता है कि इनकी ऐसी क्या चीज है जिससे कि आपको प्राउड फील होता है? वो चीज आपने बतानी है ये एक शब्द में। तो मैं हिमानी आपसे पहले पूछूंगा कि ये एक बात है हरीश जी में जिससे कि मेरे को प्राउड फील होता है कि ही इज माय फादर इन लॉ, वो एक चीज क्या है? एक तो ऑनेस्टी, दूसरा उनकी जो इतनी देर काम करके उनके एक्सपीरियंस की वजह से उनकी जो मार्केट रेपुटेशन है, दैट आई एम रियली प्राउड ऑफ, कि उनके क्लाइंट से या वैसे जनरल पब्लिक भी, कोई लुधियाना बहुत बड़ा शहर नहीं है, तो अगर लुधियाना में आप किसी से भी पूछें तो उनसे पॉजिटिव रिव्यूज ही सुनने को मिलते हैं, तो बहुत प्राउड फील होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चक्षु, आपको क्या लगता है? इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, मतलब वो अब एक तरह का काम नहीं है, वो लेगेसी बन गई है। तो बहुत जगह पे ऐसे होता है, बहुत सिचुएशंस में ऐसे होता है। रादर 2-3 दिन पहले ही मुझे किसी का मैसेज आया, आर यू हरीश अरोड़ा's सन? तो उन्होंने कोई पॉलिसी करवाई होगी हमसे। तो मतलब बहुत सिचुएशंस ऐसी आती हैं जो लोगों को पता नहीं होता, कई बार फिर वो पूछते हैं अरोड़ा पढ़ के कि आर यू हरीश अरोड़ा's सन? तो वो आपको अच्छा लगता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको किस चीज में प्राउड फील होता है कि ही इज माय हस्बैंड, आई एम फीलिंग वेरी प्राउड अबाउट हिम? लुधियाना में इनका काफी नाम है, इससे मुझे प्राउड फील होता है। बहुत बढ़िया हरीश जी, नाम बना के तो आपने कमाल कर दिया है, प्राउड फीलिंग करा दिया आपने सबके लिए। ऐसे ऊंची ऊंची बोलो जैसे मेरे साथ बोलती है। क्यों भी मेरना था ऊंची ऊंची बोल दे हो। एक तो सस्पेंस निकाल दिया हरीश जी आपने। सो हरीश जी, एक चीज मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप शुरुआती दिनों में आपको क्या लगता है कि या फिर देखिए, शुरुआती दिनों में कई सारे एजेंट्स आपके साथ में काम करते होंगे, राइट? उस वक्त तो बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन आपने उनमें से निकल के जो है एक सक्सेस को हासिल किया है, कामयाबी को हासिल किया है। आपको क्या लगता है कि जनरली उन सब इंश्योरेंस एडवाइजर ने क्या गलती की होगी या कुछ चीजें नहीं की होंगी जिसकी वजह से वो उस लेवल की सक्सेस हासिल नहीं कर पाए जिस लेवल की आपने हासिल की? उसको थोड़ा हाईलाइट कीजिए। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि आदमी के जो सर्कमस्टांसिस है ना, वो बहुत मैटर करते हैं। किसी भी काम को करने के लिए जो उसके सर्कमस्टांसिस हैं उनका फेवरेबल होना बहुत जरूरी है। हो सकता है बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ हो, ठीक है, बहुत सारे लोगों के साथ। चलिए, वो तो उसको तो हाँ, वो तो कंट्रोल में नहीं है। दूसरी बात ये है कि हर आदमी अपने दिमाग में ना जो मेंटल ब्लॉक्स लेके चलता है उसकी वजह से जो सक्सेस है वो कहीं ना कहीं रुक जाती है। जैसा कि कंजर्वेटिव सोच के साथ काम करना, छोटी बात करना,
ब्रॉड माइंडेड होके काम नहीं करना, नॉलेज नहीं लेनी, एजुकेशन नहीं लेनी। जैसे अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत बहुत सालों से मैं जब शुरुआत में हुआ तो मैं 3 से 4 लाख रुपया हर साल अपनी ट्रेनिंग के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर खर्च करता था। वो बजट बढ़ के 5 लाख हुआ, 8 लाख हुआ, 10 लाख हुआ। आज की तारीख में अगर मैं बात करूं तो 11-12 लाख रुपया मेरा अपनी ट्रेनिंग और एजुकेशन के ऊपर खर्च होता है। उसमें बहुत सारी चीजें हैं, अगर मैं कहूं तो फिर बात बहुत लंबी हो जाएगी। अब वो चीज वो लोग नहीं करते। अब मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूं। जो लोग एमडीआरटी के लिए क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, लेकिन एमडीआरटी की फीस नहीं भरते, हालांकि कोई बहुत बड़ी फीस नहीं है। किसी जमाने में ये $350 थी, $365, $350 थी, उसके बाद 450 हुई, आज $550 उसकी फीस है। जो आदमी इतने हायर लेवल पे काम कर रहा है उसको $350 देने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अगर वो $550 उसकी फीस पे करता है, भले ही वो एमडीआरटी मीटिंग में ना जाए, उसका इंसिग्निया यूज कर सकता है, प्लस उसको साल में 6 मैगजीन आते हैं। वो जो मैगजीन है उसमें इतना सारा मटेरियल होता है, उससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो लोग नहीं करते। बहुत इम्पोर्टेंट बात बोली। चक्षु, आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि आपने अपने पिताजी के बिजनेस को जो है ज्वाइन किया है। बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, वो लोग सोचते हैं कि भाई ये बिजनेस में क्या करना है, मैं कोई दूसरा काम कर लूंगा, किसी दूसरे बिजनेस में जाना चाहते हैं। आप इसके ऊपर क्या बोलना चाहोगे? ज्वाइनिंग इंश्योरेंस एडवाइजरी में अपने पिताजी को ज्वाइन कर लेना, इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहोगे? इनिशियली तो नहीं इंटरेस्टेड था, तो मैंने जॉब भी की है गुड़गांव में। तो बट व्हेन आई केम बैक हियर लुधियाना में, तो शायद मे बी आई डोंट नो क्या था उस टाइम पे दिमाग में, बट वो धीरे धीरे विद टाइम व्हेन आई जॉइंड, तो वो इनिशियली ही मेरे को समझ आना स्टार्ट हो गया कि मतलब दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस समबडी कुड डू, वेयर विदाउट इन्वेस्टिंग यू कैन अर्न। मतलब ऐसा कोई बिजनेस वर्ल्ड में नहीं है कि जहाँ पे आप बिना पैसे लगाए पैसे कमा सकते हो, कुछ भी नहीं है ऐसा। इंश्योरेंस बिजनेस इज दिस बिजनेस। नहीं, लेकिन एक ये भी रहता है ना यार, मैं अपने पिताजी के साथ चले जाऊंगा, फादर के साथ चले जाऊंगा, तो फिर एक उनके कंट्रोल में मेरे को रहना पड़ेगा। ये बहुत सारे लोगों की ये विचार होते हैं, भाई मैं तो अपना फ्री रहूंगा, अपनी आजादी में काम करूंगा, किसी का प्रेशर नहीं। इसके ऊपर क्या विचार है तुम्हारे? वो प्रेशर या ये वाली चीज कभी उससे पहले भी कभी फील नहीं हुई, तो फिर वो बाद में क्या फील होनी थी। वो पहले भी कोई ऐसा प्रेशर कभी था नहीं, तो वो बहुत नेचुरल था ऐसे ही। मतलब ऐसी कभी कोई हार्ड एंड फास्ट फीलिंग कभी उस चीज को लेकर कभी दी भी नहीं उन्होंने, तो ना ही कभी आई। चलिए, तो ये मैसेज जो है एक्चुअली मुझे देना था उन लोगों को जिनके पिताजी इंश्योरेंस के बिजनेस में है, लेकिन मुझे लगता है ये मैसेज जो है सीधा पेरेंट्स को जाता है ये मैसेज, कि उन्होंने वैसा माहौल बनाना है कि बच्चे लोगों को ऐसा लगे नहीं। परफेक्ट। सो हरीश जी, आपकी ये जो इतने सालों की जर्नी रही है 1987 से लेके अभी तक, इसमें आपने बहुत सारे मुकाम हासिल किए हैं, उसमें अप एंड डाउन भी बहुत आए होंगे। तो अगर ये सब एक्सपीरियंस का निचोड़ निकाला जाए तो आपकी लर्निंग क्या निकलती है कि भाई मैंने ये इतने सालों में ये सीखा है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू? अभी बीच में आपका एक सवाल आया था रेनू के लिए कि जब आपकी शादी हुई तो शादी से पहले आपने ये फील नहीं किया कि एक एलआईसी एजेंट के साथ मेरी शादी हो रही है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारा एक माइंड सेट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। दूसरी बात यह है कि कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता, ठीक है, सब काम बराबर होते हैं। करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस काम को किस तरह से वो करता है, ठीक है। जहां तक इस बात को मैं आपकी बात का रिप्लाई करूं कि आपको अपने इस पूरे टेन्योर में
क्या कंक्लूजन है आपका? क्या आप इसको मैं सक्सेस के साथ भी जोड़ सकता हूँ, इसको मैं अचीवमेंट्स के साथ भी जोड़ सकता हूँ, इसके अपनी फुटिंग स्टैंडिंग के साथ भी जोड़ सकता हूँ? तो कुल मिलाकर के मैंने अपने काम को हमेशा ही एक एंटरप्रेन्योर की तरह करने की कोशिश की है कि शुरू से ही मैं इसको एक एडवाइजर के मॉडल में, एडवाइजरी मॉडल में मैंने काम किया है। एक एजेंट बन के मैंने काम नहीं किया, एक एडवाइजर बन के काम किया है कि सबसे पहले उनको कन्विंस करवाना है, उनकी हाँ में हाँ मिलानी है, उनकी नीड को असेस करना है, उनकी नीड को फुलफिल करना है। तो इस तरह से हमने काम किया है। और जहां तक इस बात की बात है कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता और किसी भी काम में आप बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हो। मैं एक सिंपल सी एग्जांपल के साथ इस बात को करूंगा कि एक जगह पे दो फ्रूट वाले हैं, एक दुकान वाला है, एक रेडी वाला है, ठीक है ना? तो आप दोनों को देखोगे तो आप कहोगे कि दुकान वाले का स्टेटस ज्यादा है, बिकॉज वो दुकान में बैठा है, एक फुटपाथ पे रेडी लगा के खड़ा है। बट अगर आप उसको डिफरेंशिएट करोगे तो फ्रूट वालों में, दोनों में रेडी वाला मान लो दोपहर को 12 बजे आता है, शाम को 4 बजे 5 बजे अपनी रेडी खाली करके चला जाता है, और फ्रूट वाला सुबह 9 बजे दुकान खोलता, रात के 10 बजे तक बैठा है, इवन देन उसका फ्रूट खत्म नहीं होता। अब डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस यहीं पे है कि आप अपने धंधे को किस तरह से ले रहे हो, ठीक है? उसमें क्वालिटी भी आती है, आपका बिहेवियर भी आता है, आपकी प्राइस भी आती है, और ओवरऑल सारी चीजें जो किसी भी बिजनेस को करने के लिए आती है। सेम रूल हर बिजनेस में लागू होते हैं, कोई छोटा बड़ा बिजनेस नहीं होता। जो हमारा काम है, मैं अपने आप को एक डॉक्टर से कम, एक सीए से कम, एक लॉयर से कम नहीं मानता। या इस धंधे में जो भी है, मैं भी अपने आप को उनके इक्वल एक प्रोफेशनल ही मानता हूं। बहुत बड़ी। बिकॉज कि हम भी आपको एडवाइस करते हैं। अगर डॉक्टर आपकी हेल्थ को, आपको प्रोटेक्ट करता है, तो हम आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर एक लॉयर सीए आपको एडवाइस करता है, तो हम भी आपके फाइनेंशियल मैटर्स के लिए आपको एडवाइस देते हैं। लोगों को भी चाहिए वो उस तरह से हमें रिस्पेक्ट करें, लोगों को भी चाहिए कि वो उस तरह से हमें लें कि हाँ ठीक है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि मेरी जर्नी डे वन से ही इस तरह से चली। और इसके लिए भी मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। एक बार किसी की मैंने 10-10 लाख रुपए की 2 पॉलिसियां की, उनके हेल्थ चेकअप भी हो गए, मेडिकल हो गया, पेपर कंप्लीट हो गए, उन्होंने चेक देना थे। उन्होंने मेरे को डेट दी कि भाई फलां डेट को आके आप चेक ले जाना। तो जब मैं चेक लेने गया तो उन्होंने बोला भी मेरा सीए मना कर रहा है। तो मेरे को बड़ी मायूसी हुई। दिसंबर का महीना था और उसमें मेरा 65,000 रुपए का प्रीमियम था। बहुत पुरानी बात है। तो मैंने चलते चलते उनसे बोल दिया कि मेरे को आप अपने सीए का नंबर दे दो। उन्होंने दे दिया, लैंडलाइन नंबर दिया। मैंने सीए को फोन किया, उसने अगले दिन सुबह मुझे 10 बजे अपने ऑफिस में बुला लिया। नया साल स्टार्ट हुआ था, दिसंबर तो निकल चुका था, शायद 2, 3, 4 जनवरी रही होगी। तो मैं नए साल की डायरी और कैलेंडर भी ले लिया साथ में। मैं 10 बजे सीए के ऑफिस में पहुंचा, उनको डायरी कैलेंडर दिया। तो मैंने उनसे बात की कि मैंने ऐसे ऐसे, मैं वहाँ से उनके रेफरेंस से आया हूँ आपके पास। मैंने उनकी 10-10 लाख रुपए की 2 पॉलिसियां की हैं हस्बैंड वाइफ की, तो आपने उनको चेक देने के लिए मना किया है। तो उन्होंने कहा उनकी बुक्स के हिसाब से नहीं पॉसिबल। चलो उसके ऊपर जो भी डिस्कशन हुई वो हम डिटेल में नहीं जाएंगे। तो मेरे को लगा कि ये काम होने वाला नहीं है। अब मेरे को लगा कि अब मना तो इसने कर दिया है। मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर बात ऐसे है, 2 लोग आपके क्लाइंट हैं, वो आपके पास आए, दोनों दोस्त हैं, दोनों इकट्ठे आपसे रिटर्न भरते हैं, दोनों को आपने एडवाइस किया कि 50-50 हजार रुपए की सेविंग करके आ जाओ, जो सेक्शन 80C में आपको बेनिफिट देगी, ठीक है।
एक ने 10 लाख रुपए की लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी ले ली, दूसरे ने 10 मतलब एक ने 50,000 की लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी ले ली, दूसरे ने 50,000 रुपया पीपीएफ अकाउंट में डाल दिया। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली दोनों इकट्ठे जा रहे हैं, दोस्त हैं, दोनों इकट्ठे जा रहे हैं, दोनों की एक्सीडेंटल डेथ हो गई। जिसने पीपीएफ में पैसे डाले उसकी फैमिली को तो पीपीएफ के हिसाब से जो मिलना था मिल गया, 50,000 का 50,000 या 51,000 पर जो भी अमाउंट बनी उनको मिल गई। लेकिन जिसने 50,000 की पॉलिसी करवाई उसकी 10 लाख का सम एश्योर्ड बना, उसकी फैमिली को 20,50,000 रुपए मिले, बिकॉज के 10 लाख की पॉलिसी में 50,000 या इससे ज्यादा बोनस बनता होगा। तो उसने भी 50 डाले, उसने भी 50 डाले, उसको 20,50,000 मिला, दूसरे को 50,000 मिला। सिमिलरली अगर इनको कुछ हो जाता है तो इनके जो लॉसेस हैं वो आप रिकवर करोगे। वो चीज उसको ठा जाके लगी, उसने कहा, वो सोच में पड़ गया। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि मुझे ऐसा आंसर मिलेगा या ऐसा क्वेश्चन में से पूछा जाएगा। तो उसने कहा तो चलो अरोड़ा जी मैं देखता हूं, आप कल, ही इज मिस्टर सहगल, कहते कल आप उनके ऑफिस में जाइएगा। मैं अगले दिन गया तो चेक पहले बने पड़े थे। ठीक है, तो लाइफ में हमने बहुत सारे एक्सपीरियंस किए, लेकिन हर एक का कोई ना कोई फ्रूटफुल रिजल्ट ही उसका आया। डिपेंड करता है कि आप उस चीज को कैसे हैंडल करते हैं। परफेक्ट। मेरे को एक बहुत अच्छी चीज समझ में आई कि आप अपने बिजनेस को किस सोच से आगे लेके जाना है, वो आपने जो है इनिशियल डेज में ही पकड़ लिया, जिसकी वजह से आपको जो है ये तरक्की हासिल हुई है। अब हम लोग इस वीडियो के आखिरी राउंड में जाएंगे, जहां पर मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूं कि आप हरीश अरोड़ा जी को किस पिक्चर में रखते हैं। यानी कि कोई ऐसा बोलता है कि मैं जब इनको देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अमिताभ बच्चन टाइप पर्सनालिटी है, ये जो है ये किसी ने ऐसा बोला कि ये चिरंजीवी टाइप पर्सनालिटी है, नागार्जुन टाइप पर्सनालिटी है। हर आदमी की अपनी एक किसी सक्सेसफुल व्यक्ति से, नामचीन व्यक्ति से मिलती जुलती पर्सनालिटी होती है। वो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं। लेकिन हरीश जी पहले आप बताइए, आपको अपनी धर्मपत्नी में कौन सी पर्सनालिटी नजर आती है? आप किसी फिल्म कैरेक्टर से अगर उसको ये करेंगे तो ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। देखो, आपने जो ये क्वेश्चन किया है बड़ा अचनचेत क्वेश्चन है। तो कोई भी पर्सन अपनी वाइफ को जो है वो जैसी भी हो उसको खूबसूरत और एक अच्छे किसी भी पर्सनैलिटी के साथ उसको कंपेयर करना चाहेगा। तो अगर मैं पर्सनली बोलूं तो ये एक बड़ी सोबर लेडी है, और दूसरी तरफ में अगर कहूं तो अपने घर को समर्पित है। ओके, ठीक है। आप लोग पिक्चरें देखते हैं ना वैसे? हाँ, आप पिक्चरें आप देखती हैं पिक्चरें? शादी से पहले तो बहुत देखी। शादी के पहले देखती थी। ओके, चलो तो अभी भी बहुत देखते हैं। आप भी देखते हैं पिक्चरें? हाँ, देखते तो हैं। आपको आपकी धर्मपत्नी में कौन सी एक्ट्रेस नजर आती है, बताइए। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो हेमा मालिनी के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चलो मेरे को फिर उनकी तरफ से जो आंसर आना है वो थोड़ा मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, लेकिन आपके पास आने से पहले चक्षु, आपको अपने फादर में कौन सी पर्सनालिटी, एक्टर पर्सनालिटी नजर आते हैं? मैंने आपको बताया जैसे कि अपना बॉलीवुड के में जो लेगेसी और लेजेंड है अमिताभ बच्चन, तो ये इंश्योरेंस के अमिताभ बच्चन है। क्या बात है। लेकिन सिमिलर नहीं रखना, जानबूझ के वही मत बोल देना कि जो बोला है। बहुत बढ़िया चक्षु। यस हिमानी, आपके दिमाग में क्या आते हैं? मैं कहूंगी जैसे बॉलीवुड का इन्होंने बोला, मैं साउथ इंडस्ट्री का बोल दूंगी। मुझे रजनीकांत लगते हैं कि वो भी थोड़ी लेट उन्होंने सक्सेस देखी, बट उनके भी कंसिस्टेंट एफर्ट रहे थ्रू आउट लाइफ, और अब वो शाइन करते हैं। क्या बात है। हरीश जी मेरे को बताइए, आपके दिमाग में ऐसा था कभी कि चक्षु के मन में ऐसा है कि वो मेरे को अमिताभ बच्चन जैसा सोचता है, या हिमानी मेरे को रजनीकांत जैसा सोचती? मैं आ रहा हूँ आपके पास। नहीं, मैं भी यही सोचती हूँ जो चक्षु ने आंसर दिया है। क्या दिया? अमिताभ बच्चन। क्या बात है। हरीश जी देखिए, आपके बारे में
आपकी जो बहू है वो आपको रजनीकांत सोचती है, आपका वाइफ और आपके बच्चे जो है आपको अमिताभ बच्चन पर्सनालिटी समझते हैं। आपको पता था ऐसा कभी, या ये सरप्राइज है आपके लिए आज ये? देखो ऐसे है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं हाँ, जो लाइफ में अचनचेत सडन पता चलती हैं। ओके। तो ये भी मुझे आज आपको अचानक ही पता अचानक ही चला है कि पता ऐसा ये फील करते हैं। मुझे भी आज तो मुझे भी पता प्राउड चला हो ये रहा है। ऐसा फील करते हैं। आपके लिए अच्छा, आपने कभी बताया नहीं इनको? फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। सो हरीश जी, इट वाज रियली अ ग्रेट डिस्कशन विद यू। बहुत मजा आया आपके फैमिली मेंबर से बात करके, आपके लाइफ जर्नी के बारे में जान के बहुत ही मोटिवेशन मिला, बहुत कुछ सीखने के मिला। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आप सभी लोगों का। थैंक यू आप वेरी लोगों ने मच, अपना समय थैंक दिया यू जी, थैंक यू, और इतना कुछ शेयर किया हमारे साथ में। थैंक यू। थैंक यू जी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करना मत भूलना।